लोग हैं। जैसे लिखना एक प्रश्न, लिखिएगा एवरेज मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। एवरेज मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। The average of marks of the girls in the class is 80. लड़कियों के औसत अंक 80 हैं। The average marks of the girls in the class is 80. लड़कियों के औसत अंक 80 हैं। And that of boys is 60. और लड़कों के औसत अंक 60 हैं। ये पूरी कक्षा के हैं, ये लड़कियों के हैं और ये लड़कों के हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक 68 है, पूरी लड़कियों के औसत अंक 80 हैं, पूरे लड़कों के औसत अंक 60 हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? तब इस कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब इस कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिक्कत कहां पर है? क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न में दिक्कत कहां पर आ रही है? हमें ये पता है x बार की वैल्यू कितनी है, हमें x1 पता है, हमें x2 पता है। अगर कोई एक भी दे दिया होता तो हम दूसरा निकाल लेते, बट यहां ना तो बॉयज का नंबर दिया है ना गर्ल्स का दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको किताबी तरीका बता रहा हूं, फिर एलिगेशन का एक मेथड भी दिखाऊंगा। तो आइए जरा देखते हैं कि किताबी तरीका क्या है। ऑब्वियसली ये तो सभी को कंफर्म है कि कक्षा में 100% बच्चे होते हैं, 100% बच्चे होंगे। तो माना कि हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो बॉयज का परसेंट माना कि x है, तो गर्ल्स हो जाएगी 100 माइनस x। x बार इज इक्वल टू n1 x1 n1 x1 n2 x2 n1 प्लस n2। ठीक है। तो n1 लड़कों की संख्या हमने मानी x, उनका एवरेज हमें पता है 60 का है। लड़कियों की संख्या 100 माइनस x, उनका एवरेज 80। टोटल लड़के लड़कियां मिलाकर 100, टोटल एवरेज 68। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6800 60x 8000 80x 8000 60x में से 80x गए, 60x में से 80x गए तो माइनस 6800 8000 माइनस 20x। 20x को इधर लेकर आ जाओ, 6800 को इधर, बारह 1200/20। हम कहेंगे कि कक्षा में कुल
60% लड़के हैं। कक्षा में कुल 60% लड़के हैं। बट ये बहुत ही लेंदी मेथड है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर जरा गौर करना। जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई सवाल आ जाए, जहां आपको तीनों एवरेज दिए गए हो, पूरी कक्षा का, एक ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का, तो आप मेरे इस तरीके को अपना लीजिएगा। एलिगेशन कहते हैं हम इसे, जो कि हमें मंडे पढ़ना है। यहां बॉयज का एवरेज लिख दिया या गर्ल्स का एवरेज लिख दिया और बीच में पूरी क्लास का एवरेज। अगर हमें बॉयज का नंबर चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस, बॉयज को छोड़कर इन दोनों का डिफरेंस। अगर हमें गर्ल्स का नंबर चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस। और ये हमेशा रेशो में आएगा। 4 से कैंसिल किया 3 बार, 2 बार, तो लड़के आ जाएंगे 3/5। 5 कहां से लाया? 3 और 2 5। परसेंट में चाहिए इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। हम कहेंगे कि इस कक्षा में 60% लड़के हैं। लड़कियों का नंबर चाहिए तो 2/5। परसेंट में चाहिए तो कक्षा में 40% लड़कियां हैं। दूसरे तरीके को आप हमेशा यूज करिए जब भी आपको तीनों एवरेज दिए जाए इस कंसेप्ट के, एक्स बार दिया जाए, x1 दिया जाए, x2 दिया जाए, हमें केवल उनका नंबर निकालना हो तो हम रेशो के रूप में कभी भी उनके नंबर को निकाल सकते हैं। तो ये पहला किताबी मेथड था और ये दूसरा एलिगेशन का मेथड रहेगा। एलिगेशन में आपको पहले बॉयज लिखना हो तो बॉयज लिख दीजिए, पहले गर्ल्स लिखना है तो गर्ल्स लिख सकते हैं। बढ़िया। अब आप ट्राई करिए, इसी पैटर्न पर एक सवाल और देखते हैं। लिखेगा एक प्रश्न, लिखना 50 students are appeared in an examination conducted by PSC। पीएससी की परीक्षा में 50 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। 50 students appeared in an examination conducted by PSC for the post of डिप्टी कलेक्टर। पीएससी की परीक्षा में 50 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए। 50 students appeared in an examination conducted by PSC for the post of डिप्टी कलेक्टर। काश ये बात सच होती, इतने ही विद्यार्थी सम्मिलित होते तो चीजें कितनी आसान होती। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत में ऐसे 4 से 5 साल रहे हैं कि नियुक्ति होती थी 1000 की और आवेदन आते थे 400। नाइनटीन 48 से लेकर 1953-54 तक जब अंग्रेज चले गए थे सारे पद छोड़कर, तो इतनी भर्तियां एक साथ, इतने पद खाली हो गए थे कि लोग नहीं मिलते थे। आपको सुनकर अचरज होगा कि डाकिया घर घर पहुंचकर जाता था और कहता था कि आपके बच्चे के लिए नौकरी का आदेश आया है। लेकिन आपको सुनकर पता होगा कि शायद अचरज होगा कि डाकिये की पिटाई कर दी जाती थी। क्योंकि उस जमाने में
पढ़े लिखे लोग जमींदार के बेटे होते थे, राजाओं के बेटे होते थे, तो एक डाकिये की इतनी हिम्मत कि वो जमींदार या राजा के बेटे से कहे कि तुम्हें नौकरी पे बुलाया है। तो ये भी एक दौर है। जब लोग नौकरी ढूंढते नहीं थे, उन्हें बुलाया जाता था। और ये भी एक दौर है जहां लोग 6-6 साल लगा देते हैं एक नौकरी के लिए। तो वापिस आइए जीवन पर। लिखेगा 50 students are appeared in examination conducted by PSC for the post of deputy collector. They secured average marks of 47. इनके औसत अंक 47 हैं। They secured average marks of 47. इनके औसत अंक 47 हैं। The average marks obtained by successful candidate is 74. The average marks obtained by successful candidate were 74. जबकि सफल विद्यार्थियों के औसत अंक 74 हैं। जबकि सफल विद्यार्थियों के औसत अंक 74 हैं। And average marks of unsuccessful were 44. जबकि असफल विद्यार्थियों के औसत अंक 44 है। Where is the average marks obtained by unsuccessful were 44. जबकि असफल विद्यार्थियों के औसत अंक 44 हैं। What percent of candidate were successful for the post of deputy collector? What percentage of candidate were successful for the post of deputy collector? तब इस पद के लिए कितने विद्यार्थी सफल हुए होंगे? तब इस पद के लिए कितने विद्यार्थी सफल हुए होंगे? तीनों एवरेज आपको पता है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए होंगे? बहुत बढ़िया, 10%। तो एक तरफ आपने लिखा सक्सेसफुल, एक तरफ लिखा अनसक्सेसफुल, एक तरफ लिखा ओवरऑल एवरेज। सक्सेसफुल चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस, अनसक्सेसफुल चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस। ये उत्तर आएगा रेशो में 1:9। 1/10, 10 इसलिए क्योंकि 1 और 9 10। परसेंट में चाहिए तो सीधा परसेंट। तो एवरेज ऑफ बिग ग्रुप में इस टाइप के सवाल या इतनी वैरायटी के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने में आज की रेट से हिसाब से देखोगे तो 2 CR मंथली सैलरी होती थी कलेक्टर की। भयानक सैलरी होती थी।
बिल्कुल। अब लिखिएगा समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज मतलब वो सैलरी उस जमाने में हो सकता है हजारों में हो, लेकिन वो आज के 2 करोड़ के बराबर है। चल जाएगा। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज। अभी हमने जो समांतर माध्य निकाला या एवरेज हमने जितना पढ़ा, वो एक विशेष श्रेणी के लिए निकाला जाता है। पहले तो वो सीरीज समझते हैं। जैसे जहां पर भी समान अंतर, जहां इक्वल डिफरेंसेस होते हैं, ऐसी किसी भी सीरीज को हम अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी कहते हैं। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, जैसे 9, 13, 17, 21, 25, क्योंकि यहां पर भी सेम डिफरेंसेस है, 4 4 जुड़कर आगे बढ़ रहा है। तो जब सेम डिफरेंस रहेगा तो हम हमेशा कहेंगे कि वो समानांतर श्रेणी है। माइनस वाली भी हो सकती है, जैसे 60, 55, 50, 45, 40, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास है, ए बी सी डी ई। अगर ये ए बी सी डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दैट मीन्स that have the equal difference between two consecutive term. So in that case एवरेज अगर नॉर्मल एवरेज निकालना होता तो आप सभी को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दें, लेकिन क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एवरेज निकालने का नया तरीका है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, या सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, या बीच का जो टर्म है वही एवरेज के बराबर रहेगा। तो एवरेज आप कई तरीके से निकाल सकते हैं अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर दिया गया नंबरों का सेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें ट्रेडिशनली सबको जोड़कर सभी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिए तो भी एवरेज आ जाएगा। सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो भी एवरेज आ जाएगा, या मिडिल टर्म को जोड़ कर दीजिए तो भी एवरेज आ जाएगा। हाँ, लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसी सीरीज में हो तो ही ये बातचीत रहेगी, अन्यथा नहीं। अब देखो इसमें आपको सवाल कौन कौन से आते हैं। सवाल आते हैं कि 1 2 3 4 5 99, बताइए एवरेज क्या होगा। तो अब आपको क्रमागत 99 संख्याओं का एवरेज पूछा जाए तो अब आपके लिए सवाल बहुत इजी हो गया। हो सकता था कि अभी से 2 मिनट पहले ये सवाल कठिन होता, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर बहुत इजी। 1 प्लस 99 बाय 2 तो आ गया 100 बाय 2, आपका उत्तर आ जाएगा 50। तो क्या अब आप ये उत्तर बता पाएंगे? 999 तक का एवरेज निकालना हो, 1 से लेकर 999 का एवरेज भी निकालना हो, तो अब आपके लिए ये सवाल चुटकियों में खत्म हो सकता है, क्योंकि अब आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर होते हैं तो वहां ट्रेडिशनल तरीके की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म से भी उत्तर आ जाएगा। और जो एवरेज आया है 500, वही मिडिल टर्म भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं। क्या आप इसका एवरेज बता सकते हैं? 2 4 6 8 10 100 तक के नंबरों का, इवन नंबरों का एवरेज। क्या आप ऑड नंबरों का एवरेज बता सकते हैं?
बहुत ही इजी प्रश्न होंगे अब आपके लिए, अगर कहीं पर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल आ जाए। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर कुछ बदमाशी करता है, आइए जरा देखते हैं। कभी कभी एग्जामिनर सवाल कुछ ऐसा पूछता है, लिखना डिटरमाइन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 odd number. Determine the average of first 60 odd number. पहली 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। Determine the average of first 60 odd numbers. पहली 60 संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि पहली 60 मतलब 1 3 5 7 कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। तो इधर जरा ध्यान देना, ऐसी जगह पर आप प्रैक्टिकल किया करिए। प्रैक्टिकल देखो कैसे, पहली 2 ऑड नंबर ले लो, 1 और 3, एवरेज क्या रहेगा इसका, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ दो। पहली 3 ऑड नंबर लेकर प्रैक्टिकल करके देखो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो। फर्स्ट 4 ऑड नंबर लेकर देखो, फर्स्ट 4 ऑड नंबर, एवरेज देखो फिर से। जब 2 नंबर लिए थे तो एवरेज 2 था, 3 लिए तो एवरेज 3 था, 4 नंबर लिए शुरुआत के तो एवरेज 4 आया। तो क्या आप बता सकते हैं पहली 60 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इस कंसेप्ट को लिख लीजिए, इस कंसेप्ट को लिख लीजिए। Average of the first 60, average of the first n odd number is always equal to n. प्रारंभिक n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n के बराबर होता है। प्रारंभिक n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n के बराबर होता है। Average of the first n odd number is always equal to n. प्रारंभिक n विषम संख्याओं का औसत n के बराबर है। अब आप मुझे बताएं, अगर सेम पैटर्न आपको समझ में आ गया हो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स? पहली 30 संख्याओं, पहली 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 30 सम संख्याएं हैं, शब्दों पर गौर करा करिए, प्रैक्टिकल किया करिए। पहली 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स? पहली 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें शुरुआत 2 से करनी है, लेकिन एंड कहां होगा हमें नहीं पता, प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। 2 सम नंबर लिए थे तो एवरेज देख लेते हैं। एवरेज आया 3, 3 सम नंबर लेकर देख लो तो एवरेज हमारे पास आ रहा है 4, 4 सम नंबर लेकर देख लो
एवरेज हमारे पास आ रहा है 5। तो जितने इवन नंबर लिए हैं एक ज्यादा, जितने इवन नंबर लिए एक ज्यादा, जितने इवन नंबर लिए एक ज्यादा, तो हम कहेंगे कि एवरेज जितने इवन नंबर उससे एक ज्यादा अगर n है तो n+1 होगा, अगर 30 है तो 31 होगा। तो ऑड नंबर में जितने ऑड नंबर होते हैं उतना एवरेज होता है, इवन नंबर में जितना इवन नंबर उससे ज्यादा। धन्यवाद धन्यवाद। अगर बीच के पूछे, मान लो बीच के पूछ लेता है, तो फिर हम सीरीज बनाएंगे, सीरीज बनाकर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला नियम लगा देंगे। लेकिन इसमें कठिन सवाल ऐसे बनते हैं, लिखना इसमें कठिन सवाल अगर बनाना चाहे लिखना, एवरेज ऑफ द 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 33। 5 लगातार संख्याओं का औसत 33 है। एवरेज ऑफ द 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 33। 5 लगातार संख्याओं का औसत 33 है। पांच लगातार संख्याओं का औसत 33 है। पांच लगातार संख्याओं का औसत 33 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तब सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो पहला किताबी तरीका अगर आप देखना चाहे तो इसमें पहली संख्या n, तो अगली संख्या n+1, अगली संख्या n+2, अगली n+3 और n+4। हम एवरेज निकालना जानते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, और वो 33 के बराबर है। n और n 2n हो जाएगा, 66। 4 को उधर ले जाओ, 62 माइनस होने के बाद, तो ये अगर 31 है तो ये 35 होगा। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए, अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए, 5 लगातार संख्याओं का एवरेज मध्य की संख्या के बराबर होगा, और मध्य की संख्या वो कह रहा है महोदय 33 है, तो इसका मतलब आगे 34, 35, इधर 32, 31 होगा। भाई उसने डायरेक्टली 33 मध्य की संख्या दे दी ना, मतलब क्योंकि 5 संख्याओं का औसत मध्य की संख्या के बराबर होता है, तो हल करने की जरूरत ही नहीं थी। 5 संख्याएं जब भी लगातार आएगी तो मध्य की संख्या उसका एवरेज होगी। ट्राई करिए बोला, एवरेज ऑफ द 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, एवरेज ऑफ द 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 54। 7 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। एवरेज ऑफ द 7 consecutive number is 54. What is the smallest and largest number? तब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए।
अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया। अगर 6 आ जाएगा तो दशमलव में होगा। मान लो 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो हम जानते हैं कि बीच की संख्याओं का या इस संख्याओं का एवरेज, जैसे मैंने आपको अभी मेथड दिया था। हमेशा ही रहेगा हमारे सामने चीजें। तो लिखना आखिरी टाइप के सवाल, मतलब मिसलेनियस लिख दीजिए डायरेक्टली, मिसलेनियस। एवरेज खत्म हो रहा है। मिसलेनियस लिखना। 9 men went to a होटल। 9 आदमी होटल में जाते हैं। नाइन men went to a होटल। 9 आदमी होटल में जाते हैं। 8 of them spend ₹12 each over their meals। इनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक 12 रुपए खर्च करता है। इनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक 12 रुपए खर्च करता है। 8 of them spend ₹3 each over their meals। इनमें से 8 व्यक्ति प्रत्येक 12 रुपए खर्च करता है। एंड 9th spent ₹8 more than the average expenditure of all the 9। and 9th spent ₹8 more than the average expenditure of all the 9। तथा 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च करता है। तथा 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से 9वां व्यक्ति सभी 9 लोगों के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च करता है। डिटरमाइन टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तब इनके द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए। डिटरमाइन टोटल मनी स्पेंड बाय देम। तब इनके द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए। पहला प्रश्न मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मिसलेनियस है ये। देखो 9 लोग होटल में गए, 8 लोगों ने हर एक ने 12-12 रुपए खर्च किए। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 लोगों के औसत से 8 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो टोटल खर्चा कितना हुआ ये आपसे पूछा गया। जिन लोगों का 116 आया वो जीवन बहुत सरल समझ रहे हैं। उन्हें लगा कि 8 लोगों के 12-12,
90 व्यक्ति के 12 और 8 20 गलत है। 12 और 8 20 इसलिए नहीं क्योंकि वो 8 लोगों का एवरेज है। भाई जब 90वां व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा तो एवरेज कुछ तो ज्यादा आया होगा। इधर देखना सभी लोग, सपोज माना सभी 9 लोगों का एवरेज x आया। सभी का एवरेज कैसे निकालोगे? 8 लोगों के 12 12 और 90 व्यक्ति के एवरेज से 8 रुपए ज्यादा, डिवाइड बाय 9 क्योंकि 9 लोग थे। x को इधर लेकर आ जाओ, x को इधर लेकर आ जाओ। एवरेज 13 रुपए है, मतलब 9 लोगों ने 13 खर्च किए, कुल 117 रुपए खर्च हुए होंगे। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए तो बस सिंपल सा याद रखो कि जो 90वां व्यक्ति है उसने 8 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए एवरेज के अलावा, तो 90वां व्यक्ति का तो एवरेज आ ही गया। ये 8 उन 8 लोगों में बांट दो तो 8 लोगों में 1 1 रुपए बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज 12 नहीं बल्कि 13 का बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो बचे हुए लोगों में बांट देते बस। अगर 16 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए होते तो 2 रुपए बांट देते। मल्टीप्लाई क्यों किया, कहां पर? एक्स एवरेज है ना, एवरेज 90 व्यक्ति ने एवरेज से 8 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, और ये 13 तो एवरेज आया ना। एवरेज हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है टोटल, टोटल खर्चा। तो टोटल खर्चा कैसे निकालोगे? एवरेज गुना में 9। सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है। 90 व्यक्ति ने 8 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए थे, वो 8 लोगों में बांट देते तो एवरेज 1 आ जाता। 12 खर्च किए थे, 1 और जोड़ दीजिए, 13 एवरेज आ जाता। 9 लोगों का टोटल 117। बिल्कुल। कोई एक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लाली कह रही है एक्स लेने की जरूरत क्या है, हमें नहीं पता ना लाली उनका एवरेज कितना है। लाली या लाल जो भी है, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले। जैसे इसमें आता है कभी कभी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऐसे कहा जाता है कि n के स्क्वायर तक बताइए एवरेज क्या होगा।
तो अगर स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये फार्मूला याद कर लेना अगर स्क्वायर का एवरेज निकालना। हाँ, सैलरी बेस जो आएंगे सूरज, वो एलिगेशन वाला जो मेथड बताया उसी से आ जाएगा, बिग ग्रुप वाला। फिर क्यूब का भी एवरेज आ सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, n का क्यूब। तो स्क्वायर वाले का एवरेज, क्यूब वाले का एवरेज, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ एवरेज नाम का यह अध्याय समाप्त होता है। टाइटल डालिए, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात। एवरेज की शीट आ गई होगी ग्रुप में, मैं देखता हूं आज, अगर नहीं तो फिर आज फिर वापस भेज दूंगा मैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी की शीट नहीं, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही है। देख लेंगे, आज साइंस टेक की क्लास हुआ तो ले लेंगे। एन लास्ट टर्म है, बिल्कुल लास्ट टर्म जो भी दिया जाता है। तो मंडे हम देखेंगे यहां पर अर्थव्यवस्था की मैराथन का क्लास, टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की बातचीत, जल्दी आएगी मैराथन भी। सुबह की क्लास नहीं हो पाई थी। मैं लिंक भेज दूंगा। अभी तो सौरभ एनसीईआरटी चलने दो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करने के लिए कहना। तीन बिंदु के विपरीत 4 और 2, 4 और 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ। 4 और 2, 4 और 2 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट ये वाली सतह। इजी सवाल है, ऐसे सवाल मत पूछो क्योंकि ये तो करवाए हैं। तीन बिंदु के विपरीत 6 और 4 देख लो कहीं कॉमन है। ये 6 और 4, 6 और 4 कॉमन है। दिल की आकृति सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे, दिल के अपोजिट पूछ रहा है तो ब्रह्मास्त्र लगा दो। तो इसके अपोजिट खाली वाला आ जाएगा।